हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। चलिए फिर मैं आपके बीच में यूनिफॉर्म सिविल कोड में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें कौन कौन से लोग देखने हैं। मुस्लिम देखने हैं, हिंदू भी देखने हैं, क्रिश्चियन भी देखने हैं, है नहीं, ट्राइब्स भी देखना है, पारसी भी देखने हैं, जियूस भी देखने हैं। तो आज हम पहली बार किसे देख रहे हैं? मोहम्मडन्स को देख रहे हैं, मुस्लिमों को। और हम पता निकालेंगे कि मुस्लिमों के जो सिविल लॉ हैं उनमें कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। आप ये बात तो समझ गए होंगे ना, सिविल लॉ या सिविल कानून किसे कह रहे हैं हम लोग? जो फैमिली से रिलेटेड है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। और क्या है, कुछ मामले टॉर्ट के, जो बहुत नेग्लिजेंस के मामले होते हैं, डिफर्मेशन के मामले होते हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें भी हमने सिविल में काउंट करा है। मतलब क्रिमिनल मामले में नहीं काउंट करा है। कहाँ काउंट करा है? सिविल मामलों में काउंट करा है। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं कि भाई जो सिविल लॉ है वो क्या है मुस्लिमों का। तो मुस्लिमों के फैमिली के मामले क्या क्या हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। यहीं से देख लेते हैं, एक दो पेज में ही है। चलिए तो सवाल ये है कि मुस्लिमों के जो सिविल लॉ हैं, सिविल लॉ क्या है मैंने आपको बताया। सिविल लॉ में क्या क्या चीज़ें आती है, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ सारी चीज़ों को। ठीक है, सिविल लॉ, सिविल लॉ में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक तो फैमिली वाले मामले आते हैं, दूसरे प्रॉपर्टी, तीसरे कॉन्ट्रैक्ट, चौथे टॉर्ट। कितने मामले आते हैं? 4 मामले आते हैं। जब हमने फैमिली की बात करी फैमिली लॉ में, तो फैमिली लॉ में क्या क्या बताया था मैंने आपको, एक बार रिकॉल करा रहे हैं तेजी के साथ, आप याद रखिएगा। पहला था मैरिज, मैरिज। दूसरा था मैरिज से रिलेटेड है एक सेपरेशन। क्या है बेटा? सेपरेशन। तीसरा क्या हो सकता है? डाइवोर्स हो सकता है, फैमिली से जुड़े मामले, डाइवोर्स हो सकता है। चौथे मामले क्या हो सकते हैं? डाइवोर्स से जुड़ा मामला क्या हो सकता है? मेंटेनेंस या एलिमोनी। ठीक। पांचवे मामले क्या हो सकते हैं? सक्सेशन या बार्ट्स, बार्ट्स एंड गार्जियनशिप, ये बताए रखे थे मैंने आपको। और अगले मामले क्या हो सकते हैं? सक्सेशन हो सकता है, एडॉप्शन हो सकता है। ये कैसे मामले? ये फैमिली के मामले। इसका मतलब क्या है कि अगर यूसीसी की हमें जरूरत पड़ रही है तो किस कानून की जरूरत पड़ रही है? ये लगभग एक से ही है। प्रॉपर्टी का बंटवारा, सक्सेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट सब पर इम्प्लीमेंटेशन है, टॉर्ट के मामले सबके साथ आते हैं। तो मेन मामला बचता है यूसीसी में किसका? फैमिली का। और फैमिली को अगर हम लेकर चले कि फैमिली में क्या क्या चीजें होती है, तो फैमिली में एक मैरिज होती है। मैरिज में अगर आपकी बात नहीं बन रही है तो आप डाइवोर्स की बात करते हो, सेपरेशन की बात करते हो, मेंटेनेंस की बात करते हो। और जो होने वाले बच्चे हैं, जो बच्चे हैं अपने पास, उनका रख रखाव कैसे होगा, किसकी जिम्मेदारी है? दैट कॉल्ड सिविल लॉ। वो किसके? वो चाहे मोहम्मडन्स के हों, और चाहे वो हिंदू कोड बिल में हो, चाहे वो क्रिश्चियन के हों, चाहे वो पारसीज के हों, चाहे वो ट्राइब्स के हों, फैमिली सब जगह है। और जब फैमिली सब जगह है तो फैमिली की जिम्मेदारी क्या बनती है
कि भाई वो उन सिविल लॉ को तरीके से मेंटेन करता रहे जिससे कोई भी वायलेंस ना हो या परिवार टूटने की नौबत ना आवे। तो ऐसा सब कुछ सोचते हुए ही सिविल लॉ बनाए गए हैं। अब इन सिविल लॉ की अगर हम बात करते हैं तो सिविल लॉ में क्या देखते हैं अब, इसमें हमें देखने हैं मुस्लिम, क्या देखने हैं भाई, मुस्लिम के सिविल लॉ, जो सबसे बड़े चर्चा का विषय है इस टाइम, मुस्लिम सिविल लॉ, ये देखने हैं हमें। तो देखिए 1937 में अंग्रेजों के द्वारा एक कानून पास करा गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में। जब 1937 में इसे पास किया गया तो इसमें ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया गया, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया जिससे मुस्लिमों के सिविल लॉ किसी कोर्ट के द्वारा परिवर्तनीय होते या इन्फोर्सिएबल होते। क्योंकि उस कानून में सीधी सीधी सी बात बता दी कि भाई जैसे भी इनका मामला चल रहा है, फतवाए आलमगीरी से जो चल रहा है, जो औरंगजेब ने किताब बनाई थी, उस तरीके से इस मामले को चलने दो। इसमें कोर्ट ने कोई ऐसा, या इस कानून ने ऐसा कोई कोर्ट नहीं बनाया, या कोर्ट बनाते तो उसका कोई प्रोसीजर नहीं बताया कि उसमें जज कौन होगा, फैसले कैसे होंगे। ठीक, यानी कि मेरे कहने का मतलब एक लाइन में अगर आप समझना चाहते हो तो मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं कि इंडिया में ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं था अभी तक ईमानदारी में जो मुस्लिमों के सिविल लॉ को रेगुलेट करता, ऑपरेट करता। जो मुस्लिमों के सिविल लॉ को क्या करता, ऑपरेट करता या रेगुलेट करता, ऐसा कोई कानून नहीं बना। शायद अंग्रेजों के दिमाग में कुछ रहा हो कि फूट डालो और राज करो की नीति भी है, और दूसरी बात यह भी हो सकती है कि उन्होंने सोचा होगा बोले चलो अब जैसे कि हिंदुओं के कई उन्होंने सिविल लॉ ठीक करे, जैसे आपने सुना होगा 1829 में सती प्रथा, एक आपने सुना होगा चाइल्ड मैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में, विद्यासागर ईश्वर सागर। तो उन्होंने हिंदूज के कई लॉ जो सिविल लॉ थे उन्हें क्या करा, रिफॉर्म किया। लेकिन मोहम्मडन्स के साथ उन्होंने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जिससे क्या होता, उनमें कुछ रिफॉर्म होता। तो वो जैसे मुगलों के जमाने से चले आ रहे थे लगभग वैसे ही आज तक चले आए हैं। तो अब हम समझते हैं कि मुस्लिमों के जो सिविल लॉ हैं इसमें कहां कहां दिखते हैं वो समझिए आप। तो देखिए इसमें कहां कहां दिक्कत हो सकती है, वो 3 जगह इसमें ज्यादा दिक्कत दिखाई देती है। भाई मेरे कहने का मतलब है कि या तो हम सारा एक कैसा बनाएं, सबको एक जैसा कर दें। मैंने कहा 4 स्थितियां हो सकती है, या तो हम सबको एक सा कर दें, या फिर सबके कानून अलग अलग चलने दें, लेकिन जो कानून डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है उसे एक प्रोग्रेसिव कानून में बदल दें, बाकी मामले को चलने दें। तीसरा, सबको हम क्या कर दें, एक सा कर दें। चौथा, कोई ऐसा कानून होना चाहिए जो सब पे एक समान रूप से लागू हो। यही 4 स्थितियां बन सकती थी, और इन 4 स्थितियों में से मैंने अब आपको बताया कि अब आपको दिमाग लगा के बताना है कि हमारी कौन सी स्थिति अच्छी है, कौन सी हमें ले लेनी चाहिए। ठीक, तो यहां सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो है मैरिज। क्या है बेटा, मैरिज। मैरिज से जुड़ा मुद्दा होता है डाइवोर्स का, और डाइवोर्स से जुड़ा एक मुद्दा होता है किसका, मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस का या एलिमोनी का। किसका होता है, मेंटेनेंस का या एलिमोनी का। कितने मामले होते हैं, इन 3-4 चीजों को ही आपको समझना है। और अगर कोई चौथी बात अगर आपको समझनी है तो इसमें एक चीज और देखनी है, सक्सेशन देखनी है हमें। क्या देखना है भाई, सक्सेशन देखना है बस। ठीक, कि यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो कैसे कैसे बांटी जाती है। तो इन बातों को जानते हुए अब आप एक बात देखेंगे
कि जो मैरिज है, हाँ, इस लॉ में आपने कोई ऐसा कोर्ट नहीं बनाया, स्पष्ट व्याख्या नहीं कोर्ट की। जो 1937 का एक्ट था, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में ऐसी कोई परिभाषा या ऐसी डेफिनेशन नहीं दी गई कि इसके लिए कोर्ट क्या होगा, फैसले कैसे होंगे। ऐसा कहीं कोई प्रोविजन नहीं था। ठीक, तो कौन करेंगे फैसले इनके, किसके, मैरिज के, डाइवोर्स के, मेंटेनेंस के। देखिए, तो आपने सुना होगा एक काजी चीज, काजी, काजी एक्चुअल में फैसले सुनाने वाला एक जज कह सकते हैं हम आप उसे। ठीक, जो अपने फैसले सुना सकता है, किसके आधार पर, शरीयत के आधार पर। क्या सुना सकता है, फैसले। काजी एक क्या है, एक जस्टिस है, एक न्याय है, एक न्यायाधीश है, एक जज है, जो मुस्लिमों के सिविल लॉ पर अपने फतवे जारी करता है, जो अपनी बातों को कहता है। अगर इसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही है तो एक नई पोस्ट और होती है, जिसे कहते हैं मुफ्ती। कौन होता है ये, मुफ्ती। ये एक्चुअल में पूरे शरीयत को कौन करता है, एक्सप्लेन करता है, फतवा जारी करता है। क्या करता है, फतवा जारी करता है। और ये फतवे सामान्यतः आमतौर पर सभी जो मोहम्मडन्स होते हैं, स्पेशली जैसे हनफी विचारधारा के लोग हैं, जो इंडिया में खासकर ज्यादा लोग हैं, सुन्नी हैं, ठीक है, कट्टर हैं थोड़े से, ये सब मानते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जो काजी और मुफ्ती हैं, अगर कोई मामला इनसे भी नहीं बनता है तो फिर किसके पास जाते हैं हम, एक उलेमा वर्ग होता है, जो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जो कुरान और हदीस की रोशनी में फैसले करते हैं। और वो फैसले लगभग सभी लोगों को मानने होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हर आदमी माने, बाध्यकारी हो, बाइंडिंग हो, ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्यतः ये बातें मानी जाती हैं, क्योंकि ये उनके धर्म गुरुओं का कहना है। ठीक भाई, धर्म गुरुओं का कहना है, इसलिए मुफ्ती और काजी दो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं इसमें, जो इनके इर्द गिर्द पूरे मामले घूमते हैं। किसके, सिविल लॉ के। कैसे, मैरिज के, डाइवोर्स के, मेंटेनेंस के और सक्सेशन के। ये इनके आसपास ही घूमते रहते हैं भाई, समझ रहे हो। चलिए, समझ रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है यार। अब देखते हैं इनकी मैरिज। क्या देखते हैं बेटा इनमें, इनकी मैरिज देखते हैं। और मैरिज में आपको समझना है कि क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। चलिए मैरिज देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, मैरिज। मैरिज समझिए कैसे कैसे होती है। मैरिज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है भाई, एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, मैरिज का दूसरा पक्ष होता है एक निकाहनामा। क्या बोलते हैं उसे, निकाहनामा। क्या होता है, क्या होता है निकाहनामा। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, देखिए आप पहले हमारी बात समझिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या है,
कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक समझौता है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है? संस्कार है। औरों में क्या है? संस्कार है, जो 7 जन्मों का बंधन है। मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या है? कि एक कॉन्ट्रैक्ट है इनके आपस में। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जब कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होना चाहिए? कुछ टर्म एंड कंडीशंस होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट नामा होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, साइन होने चाहिए। उसे ही कहते हैं हम क्या? निकाह नामा। निकाह नामा, निकाह नामा क्या बोलते हैं उसे? निकाह नामा। इस निकाह नामा में क्या होता है? पूरी शर्तें लिखी हुई होती हैं, और वो शर्तों में ही एक शर्त होती है मेहर। क्या होती है भाई? एक शर्त होती है मेहर। अगर कभी किसी केस में इनके बीच में कोई डाइवोर्स होती है, तो जो हस्बैंड है वो उसे क्या प्रोवाइड कराएगा? मेहर की राशि प्रोवाइड कराएगा। जो भी मेहर उस टाइम फिक्स हो जाएगा, वो उसे एक बार में दे सकता है, 2 बार में दे सकता है, ठीक है, पूरी जिंदगी में कभी एक आध बार दे सकता है, ठीक। वो उसे देना ही देना है। समझ रहे हैं भाई? वो क्या करना है? उसे देना ही देना है। इसे कहते हैं निकाह नामा। और निकाह नामा का क्या मतलब होता है? कि इसके बीच में कोई दिक्कत नहीं आती है, सीधा सीधा कबूल है हो गई, और निकाह हो गया एज ए कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी एक निकाह नामा में शर्तें होती हैं कि इन शर्तों पे आप अलग हो सकते हो, ठीक। हालांकि देखिए, एक सच में आपको बताऊं, मोहम्मदन में तलाक के मामले बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। आगे चल के आपको दिख जाएगा क्या क्या है, ठीक। अब जो इसकी बात होती है तीसरी, मैरिज का जो दूसरा मामला है, जो खतरनाक लोगों को लगता है। देखिए, अगर हम इसके तलाक की बात करते हैं, डाइवोर्स की बात करते हैं, मेहर की, तो मेहर आज भी इंडिया में, एक इंडिया टुडे ने सर्वे कराया है, 84%, 84% मोमडन्स के मेहर 0 से 1000 के बीच में बंधे हुए हैं। और ये मेहर की राशि देने के बाद, इन केस ऑफ डाइवोर्स, हस्बैंड की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। 3 महीने इद्दत की अवधि, इद्दत की अवधि होती है वो 3 महीने जिसमें क्या बोलते हैं उसे, 3 मासिक धर्म कह सकते हैं हम, तक उसे वो उसकी राशि देनी है। उसके बाद ना तो बच्चों के प्रति ना उसके प्रति उस हस्बैंड की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक। तो मेहर इतना कम है जो उसकी लाइफ सेट नहीं हो सकती। अब अगर हिंदू मैरिज एक्ट में देखा जाए या और जगह देखा जाए, तो तलाक को उतना बुरा नहीं माना जाता है। नहीं, तलाक को उतना बुरा माना जाता है जितना बुरा मुस्लिमों में नहीं माना जाता, क्योंकि अच्छी खासी रकम मिलती है, कोर्ट के जरिए होगा। या मोमडन में क्या हो गया? सीधा उसने 3 तलाक दी और वो उससे अलग हो गया, ठीक। अब इसमें जो सबसे रोचक बात है, रोचक बात मतलब कह सकते हो कि मैरिज की एक बहुत बड़ी बात है, वो है पॉलीगेमी। पॉलीगेमी क्या है भाई? पॉलीगेमी, वो एक साथ में 4 विवाह कर सकता है। अब इसका अगर आप थोड़ा सा अलग रूप में जाके देखा जाए, तो आप हमारी बात सुन ले। 4 मैरिज एक्चुअल में कुरान में कहीं नहीं लिखा है। ये उस टाइम की बात है जब इस्लाम का जन्म ही हुआ था, सेक्स रेशियो डिसबैलेंस हो गया, जो कुरान कह रहा है, तब उस केस में आप दूसरी शादी कर सकते हो।
बहुत सारी लेडी हैं, आदमी बहुत कम है, पुरुष बहुत कम है, तो उस केस में आप मैरिज कर लीजिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि उन दोनों के बीच में, चारों के बीच में क्या आप जस्टिस कर पाएंगे, चारों को सारी फैसिलिटीज दे पाएंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा तो 4 निकाह करना जायज नहीं है। अब अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आप कुछ भी करते रहो, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। 4 कर लो, 5 कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, लेकिन अगर आप कानूनन, यानी कि जो हदीस और कुरान कहता है वो यही बात कहता है कि अगर सेक्स रेशियो यानी कि जेंडर कम हो गया हो, पुरुष ज़्यादा हो, महिलाएं कम, महिलाएं ज़्यादा हो, पुरुष कम हो, तब तो बनता है, चलो ठीक है। दूसरा क्या, सबके सामने आप उनके जो उनके हुकूक हैं, कह सकते हैं उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या वो पूरी कर सकते हैं आप? अगर कर सकते हैं तो मैरिज कर लीजिए, कोई इशू नहीं। लेकिन आज के ज़माने में इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉलीगेमी, जो एक साथी वो 4 निकाह कर सकते हैं। हालांकि देखिए कई बार ऐसा हिंदुओं में भी हुआ है, कई ऐसे मुख्यमंत्री तक रहे हरियाणा के जिन्होंने मुस्लिम बनकर शादी की, उसके केस आगे आगे आपको मिलेंगे, दिखाते बताता रहूँगा मैं आपको, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें, इस मैरिज में, उसका नाम है निकाह हलाला। निकाह हलाला, निकाह हलाला। निकाह हलाला, अब देखिए यहाँ 2 टर्म चलते हैं मुस्लिमों में, एक को कहते हैं हलाल और एक को कहते हैं हराम। इन दोनों का शब्दों का मतलब समझिए आप। हलाल वो चीज है जो परमिटेड है बाय हदीस, बाय शरीयत। जो परमिटेड है उसे कहा गया हलाल, और जो परमिटेड नहीं है उसे कहा गया हराम। आपने सुना होगा कि ये हलाल है, ये हराम है, ये हमारे यहाँ हलाल है, ये हमारे यहाँ हराम है, इसलिए मैं इन चीज़ों को नहीं करूँगा, मैं इस काम को नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये हराम है। हलाल क्या है? जो परमिटेड है, किसमें? शरीयत में, ठीक। तो निकाह हलाल, अब आप समझिए कि जो परमिटेड है, परमिटेड है वो है हलाल, और जो नॉन परमिटेड है वो है हराम। अब आप समझिए इस निकाह हलाला को, आप समझिए वो क्या कहना चाह रहा है और आप क्या समझना चाह रहे हैं और मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए कोई एक्स है और उसकी पत्नी है वाई, एक्स हस्बैंड है, वाई कौन है? उसकी वाइफ है। एक्स हस्बैंड है, वाई पत्नी है, दोनों धूमधाम से रह रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक दिन अचानक में एक्स को गुस्सा आया और उसने 3 तलाक दे दिया। इनके बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं इनके पास, दोनों के कॉमन बच्चे, दोनों के ही हैं, किसी और के नहीं है। कोई बात नहीं जी। अब ये लेडी इस एक्स के लिए हराम हो गई। अब इसके साथ ये फिजिकली नहीं बना सकता, रिलेशन नहीं रख सकता, किसी तरह के भी कोई रिलेशन नहीं रख सकता, क्योंकि ये अब इसके लिए हराम हो गई। जिस प्रोसेस के जरिए ये हलाल होगी उसे कहते हैं निकाह हलाला। अब निकाह हलाला कैसा होगा? अब इन्हें दोनों को रियलाइज हो गया कि यार ये तो गलती हो गई, और बाई भी चाहती है कि अब मैं कहीं और ना जाऊं। एक्स कहता है, अब ये बात कान में पहुंच गई किसके? काजी के और मुफ्ती के। पंचायत बैठ गई, बोले जी बताओ, बोले हाँ क्या हो गया? बोले तलाक हो गया आपका तो। बोले अब हम तो चाहते हैं आपस में साथ रहना। बोले साथ अब ऐसे नहीं रह सकते,
कैसे रहेंगे? बोला अब इस बाई को किसी जेड से शादी करनी पड़ेगी। इस अब बाई को किसी जेड से निकाह करना पड़ेगा, और जेड से निकाह करने के बाद इसे एज ए वाइफ की तरह ही रहना पड़ेगा। यानी कि अगर वो इंटरकॉर्स नहीं होगा तो ये हलाल नहीं होगा, ये उसके साथ बीबी की तरह ही रहेगी, वाइफ की तरह रहेगी। अब जो जेड है क्या करेगा? इसे अगर वो तलाक दे दी तब तो बाई का निकाह हो जाएगा इसके साथ। कई बार ऐसा हो सकता है कि जेड को उससे प्यार हो जाए, वो निकाह ही नहीं दे रही, वो तलाक ही नहीं दे रहा, तो निकाह कैसे होगा? अब आप मेरी बात समझिए, जो ये बाई है इसके खुद के अपने कुछ फैसले हैं या नहीं है? इसके पास कोई राइट है या नहीं है? कोई राइट नहीं है। ये तो एक कठपुतली बन गई, एक्स भी रहा और जेड भी रहा, उसका अपना खुद का अस्तित्व नहीं रहा। फैसले किसके हाथ में? मेल के हाथ में। ये कौन है? ये भी मेल है। फैसले किसके हाथ में? इन दोनों के हाथ में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी मैरिज में जो है वो है निकाह हलाला की। ठीक, उसके अपने खुद के कोई फैसले नहीं है। कौन कर रहा है फैसले? उसके मेल कर रहा है, चाहे वो एक्स के रूप में है या जेड के रूप में है। इसलिए इसके जो मैरिज का मामला है इसमें सबसे बड़ा जो खतरनाक खेल है, एक तो ये पोलोगमी है और एक ये निकाह हलाला है। ठीक, इस पे ही क्या है, कानून बनाने की बात करती है सरकार कि ये निकाह हलाला है। अच्छा, इसमें एक ऐसा भी है कि एक मुस्लिम संगठन ही है, महिलाओं के प्रोटेक्शन करता है, उसने एक सर्वे कराया, उसने कहा कि देखिए ये एक तरह से बिजनेस है। 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक में निकाह हलाला कराते हैं। तो ये मामला बड़ा खराब है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट। जो अगली बात है वो इनकी डाइवोर्स से रिलेटेड है। ठीक, क्या बात है? डाइवोर्स से। तो डाइवोर्स किनकी? मोमडन्स की। डाइवोर्स क्या है कि डाइवोर्स का कोई एक रूप नहीं है, इनमें 6-7 तरीके हैं डाइवोर्स के। इन तरीकों को समझना अब आपको। पहला, तलाक, इसे ही ट्रिपल तलाक बोल देते हैं। दूसरा एक तरीका है खुला। तीसरा एक वो है तरीका है मुबारत। कौन सा है? मुबारत। चौथा एक तरीका है तफवीज। क्या है? तफवीज। अगला एक और तरीका है, इतने तरीके हैं तलाक के, लेकिन आपको पता सिर्फ इसका ही है, लियान। और एक तरीका है खियार। और एक लास्ट तरीका है कोर्ट। कितने तरीके हैं भाई डाइवोर्स के? 6-7 तरीके हैं मेरे ख्याल से। ठीक, इसे अभी थोड़ा सा रोक के चलते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं।
खुला। देखिए उस तलाक में सीधी सी बात है, वहां पुरुष प्रधानता है, वहां 3 तलाक पुरुष ही दे सकता है, लेडी के पास कोई राइट नहीं है, उसे घर से निकलना ही पड़ेगा और उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता, कोई ऑप्शन नहीं बचता। खुला का मतलब होता है, और हाँ इसमें जैसे ही खुला तलाक का मामला आएगा, इसमें जब पूरा तलाक दिया जाएगा तो ये बात तय है कि उसके हस्बैंड को मेहर देना पड़ेगा। जो खुला है, खुला में क्या होता है कि यहाँ इनिशिएटिव कौन ले सकती है? लेडी ले सकती है। यहां पहल कौन कर सकती है? औरत, लेडी कर सकती है, फीमेल कर सकती है। उसमें शर्त यह है कि फिर वो मेहर की हकदार नहीं रहेगी, मेहर की राशि की डिमांड नहीं कर सकती, तलाक हो सकता है। हालांकि इसमें भी पहल वो कर सकती है, लेकिन मेल का भी रोल है, वो भी तैयार होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? खुला। इसे कहते हैं खुला। ठीक। मुबारत क्या है? मुबारत एक्चुअल में है म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति। क्या है भाई? म्यूचुअल कंसेंट। इसका मतलब क्या होता है म्यूचुअल कंसेंट का? दोनों राजी पिंड छुटाना, बोले यार चल आप भी हटाओ और आप भी हटाओ, आप कहीं और देख लेना, हम कहीं और देख लेंगे। ठीक। इसे क्या बोलते हैं? मुबारत। म्यूचुअल कंसेंट से जो तलाक हो जाए मोमडन्स में, उसे कहते हैं मुबारत। यानी कि आपसी सहमति से दोनों एक दूसरे से पीछा काटना चाह रहे हैं, बोले ठीक है यार चल जा। ठीक। तफबीज। तफबीज होती है कि वचनबद्धता। तफवीज होती है वचनबद्धता, कि निकाह होते वक्त हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कोई वचन उसे दिया हो, ठीक, कमिटमेंट करा हो, कि भाई जब तक अपने आपके साथ रहेंगे तब तक साथ रहेंगे, जब नहीं बनेगी तो अलग हो जाएंगे। तो लेडी इस बात पर, इस वचन के आधार पर उससे डिमांड कर सकती है। क्या कर सकती है? कि भाई अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, बहुत हो गया। और इसमें हस्बैंड को उसका हक है, हुकूक, यानी कि मेहर वहर सारी चीजें देनी पड़ेंगी। समझ रहे हैं भी आप हमारी बात? कि तफवीज में क्या होगा? उसे वो सारे राइट मिल जाएंगे। बस यही है कि वो उसने अगर कोई ऐसा वचन दिया हो तो ठीक है, वचन नहीं दिया है तो फिर कोई बात ही नहीं है, बनेगा ही नहीं मामला, ये बनता ही नहीं मामला। ठीक। अब क्या है? लियान। इसे क्या बोलते हैं भाई? लियान। लियान क्या है भाई? मान लीजिए किसी पुरुष ने, किसी मेल ने एक लेडी पर, जो उसकी खुद की वाइफ थी, उस पर एक आरोप लगाया एडल्ट्री का, व्यभिचार का, और ये व्यभिचार सिद्ध नहीं हो पाया। और लेडी से पूछी कि हाँ भाई बताओ, बोले नहीं सर बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है, मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ, किसी से बात ही नहीं करती हूँ। ये कहीं ना कहीं अविश्वास हो गया दोनों में। क्या हो गया? अविश्वास हो गया। और जब ये अविश्वास हो गया, नॉन कॉन्फिडेंस हो गया, तो फिर उसने, लेडी ने कहा कि फिर भाई हम आपको अलग अलग रहने में ही फायदा है, क्योंकि आप ये आरोप लगाओगे जो मैं जानती नहीं, कोई मेरे साथ आता नहीं, मैं किसी के साथ जाती नहीं, आप इस तरह के आरोप लगाओगे, यानी कि आप कह सकते हो इसे अविश्वास। अगर आप साथ रहे में तब भी आप यही रोज परेशान करोगे कि ऐसा है वैसा है, इसलिए क्या करते हैं हम, आप दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसे कहते हैं क्या भाई? लियान।
जब पुरुष अपनी वाइफ पर एडल्ट्री का आरोप लगाए। और चौथा ये जो है ख्यार, ख्यार का मतलब होता है कि ये बाकी लड़की के या उस वाइफ के, जो वाइफ है उसका हक है ये। कब? जब उसकी मैरिज मासिक धर्म आने से पहले हो गई हो, यानी कि छोटी एज में हो गई हो, और जब उसकी एज बड़ी हुई हो और उसे एहसास हुआ हो कि यार मेरी शादी तो बहुत पहले हो गई थी, तो ये शादी क्या है? इलीगल है। ऐसा हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट में भी है। तो इस आधार पर लेडी क्या कह सकती है कि भाई नहीं, मैं इस शादी वादी को नहीं मानती, अलग हटो। ठीक है, तो आप हमारी बात समझें कि जो तलाक होता है वो कितने टाइप का है। इसमें ये 6-7 टाइप है। इन 607 टाइप को आप देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहता है वो ये वाला रहता है। बाकी इसे भी कम लोग जानते हैं, इन्हें तो लोगों को जानकारी ही नहीं है। हाँ, कुछ क्या है, कोर्ट के जरिए। अब कोर्ट का क्या मतलब है वहाँ कि 1937 में कोर्ट तो कोई डिसाइड किया ही नहीं था, तो काजी और मुफ्ती कहीं ना कहीं शरीयत कोर्ट ही काम करेगा। हालांकि कुछ मामलों में कोर्ट में भी लोग गए, जैसे आप सायरा बानो, साहा बानो, ऐसे केस सुनेंगे तो वो आगे चल के देखेंगे। अभी फिलहाल ये समझे तलाक के कितने टाइप हैं। ये टाइप है और डाइवोर्स है। ठीक, अब हम दिखाते हैं आपको तलाक क्या है। क्या भाई, तलाक क्या है? तलाक देखनी है अब आपको। देखिए, तलाक जो है वो 2-3 तरह की बातें कहती है। जो तलाक है वो 2 टाइप में है, यहाँ इन्हें समझना है। एक को कह लेते हैं तलाक सुन्नत और एक है तलाक बिद्दत। ठीक, एक है तलाक ए सुन्नत, ठीक, और दूसरी है तलाक ए बिद्दत। इन दोनों चीजों को समझना है। लड़ाई यहाँ है, तलाक सुन्नत को समझे ही नहीं लोग। जो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने बताई कि तलाक का क्या तरीका हो सकता है, अब नहीं बनना ही है तो फिर साथ रहने से भी कोई फायदा नहीं है, अलग अलग रहा जाए। तो तलाक सुन्नत क्या हो सकता है? तलाक सुन्नत को समझिए तो जो मोहम्मद साहब ने बताया कि इसमें इस तलाक सुन्नत को 2 टाइप में रखा गया। कितने? 2 टाइप में रखा गया। एक को कहते हैं तलाक एहसन, तलाक ए एहसन, और दूसरी है तलाक हसन। तलाक ए हसन, दूसरी है तलाक हसन। ठीक भाई, अब देखिए तलाक जो एहसन है इसका मतलब समझिए अब आप। तलाक एहसन का मतलब समझिए। इस को जो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ ले लेते हैं। तलाक एहसन, ये क्या कहता है? ये बात कहता है कि मान लीजिए एक हस्बैंड और वाइफ थे, शादी को लगभग 20 साल हो गए,
एक दिन अचानक गुस्सा आया, उन्होंने एक बार तलाक बोल दिया। मान लीजिए 20 वर्ष के बाद बोला, 20 ईयर के बाद, और वो रुक गए, कुछ नहीं बोला, तो ये तलाक नहीं हुआ। ठीक। फिर 10-12 वर्षों के बाद एक बार गुस्सा आया, फिर मान लीजिए 10 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद, 7 वर्षों के बाद फिर एक बार बोल दिया। मेरे कहने का मतलब है कि जिंदगी में 3 बार तलाक बोलना पड़ेगा। एक बार बोला 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, फिर शांत हो गए, फिर रियलाइज किया कि यार गलत है यार, नहीं, यहीं रहते, साथ ही रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक। फिर तीसरी बार बोल दिया, मान लीजिए 60 वर्ष की एज में आगे होंगे। किस में आगे होंगे? 60 ईयर की एज में आए हों, एक बार तलाक। तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, यानी कि ये ट्रिपल तलाक 60 वर्ष की एज में जाकर कंप्लीट हुआ और ये पूरी तरीके से तलाक हो गया। अब उन्हें महर की राशि उसे देनी है, कितनी है, और 3 महीने तक उसे मेंटेनेंस देना है। ठीक। तलाके हसन क्या है, ये बात समझिए। फिर तलाके बिद्दत पे देखेंगे। तलाके हसन ये बात कहती है कि भाई 3 तलाक दी, 3 तलाक दिया गया, लेकिन कैसे कैसे, एक मंथ में ये दिया, फिर अगले मंथ में दिया, फिर अगले मंथ में दिया, यानी कि लगातार 3 महीने अगर तलाक दिया तो ये तलाक कंप्लीट हो जाता है। जो तलाके हसन कहते हैं कि वो तभी कंप्लीट होगा, ऐसा कंप्लीट नहीं होगा। हाँ भाई, तलाके हसन और तलाके एहसन दोनों समझ गए बाप? तलाके एहसन में ये है कि जिंदगी में 3 बार देना है। तलाके हसन में 3 महीने में देना है लगातार। ठीक। और आप जानते हो कि जो सैयद हैं, सिया हैं, वो इस तलाक को तो मानते हैं, इसे नहीं मानते। अब देखिए तलाक बिदत देखते हैं, क्या देखते हैं भाई? तलाक बिद्दत। तलाक ए बिद्दत, इसे समझिए बाप। इसे हनफी लोग मानते हैं, हनफी विचारधारा के लोग मानते हैं। ठीक। तलाक बिदत क्या कहती है, अब ये बात समझिए। वो ये कहती है कि 1 मिनट में लगातार 3 बार तलाक दे दो, तलाक हो गई। बोल के दे दो, पोस्ट कार्ड के जरिए दे दो, व्हाट्सएप पर दे दो, मैसेंजर पे दे दो, इंस्टाग्राम पे दे दो, स्पीड पोस्ट के जरिए दे दो, तलाक हो गया। क्या हो गया भाई? तलाक आपका हो गया। और जब तलाक हो गया तो भाई इसमें महर की राशि कितनी है आपके पास? ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए है या 5,000 रुपए। 5,000 जेब से निकाले और उसे दिए और उससे कहा कि भाई अब आपका हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं रहा पति पत्नी का, अब हम दोनों बिल्कुल अलग हो गए, इसलिए अब आपने ये पैसे पकड़ो, आप भी और आपके बच्चे भी कहीं जाओ। ठीक। 3 महीने इद्दत की अवधि तक मैं आपको खर्चा दूंगा, आपको भी और आपके बच्चों को भी। अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो वो तब तक खर्चा दिया जाएगा जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है। इसे क्या कहा गया?
इसे कहा गया तलाक बिद्दत। इसे शिया लोग नहीं मानते, ये सुन्नी के हनफी धारा में चलती है। सुन्नी विचारधारा के लोग हैं उनकी हनफी धारा में चलती है। और ये 3 तलाक का मामला कानून इस पे इसलिए बना क्योंकि ये कहीं ना कहीं लेडीज के राइट को कम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, अब देखिए इसमें जो सक्सेशन होता है वो कैसे कैसे होता है, सक्सेशन और देख लीजिए, फिर देखेंगे अगली कोई बात। सक्सेशन, ठीक, प्रॉपर्टी का, किसका? प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होता है, इसमें एक बात बहुत अच्छी होती है, उसे कहते हैं सूफा। क्या कहते हैं उसे? सूफा। सूफा समझिए क्या है। मान लीजिए एक व्यक्ति के 4 बेटे थे, एक व्यक्ति के 4 बेटे थे जिनका नाम A, B, C और D था। प्रॉपर्टी में 4 घर थे, एक एक घर चारों को मिल गया। ठीक, यहाँ और भी लोग रहते हैं, बहुत प्यार से रहने वाले लोग हैं सब, ठीक है, आस पड़ोसी जितने भी हैं। पिताजी एक्सपायर हुए, चारों भाइयों को 4 घर मिल गए, एक एक घर सबका हो गया। ठीक है जी। अब बी का मूड हुआ कि यार मैं तो अपना घर बेच के कहीं और जा रहा हूं। सूफा समझिएगा आप। बोले अच्छा। अब बी ने क्या काम करा, एक इस आदमी से बात करी, पड़ोसी से या कोई प्रॉपर्टी डीलर था, और उसने कहा कि भाई मैं ये घर बेच रहा हूं। अब ए, सी और डी टेंशन में आ गए कि यार ये तो प्रॉपर्टी हमारी है, कोई और आदमी क्यों आएगा इसमें, किसी का तो कोई हक बनता ही नहीं। अब इस बी ने उसे 10 लाख में या 10 लाख में कहीं भी किसी भी पैसे में फिक्स कर दिया। अब ये 3 भाई, हक बनता है इन तीनों भाइयों में से किसी का भी एक का कि यही ले, कोई और ना ले। इसे कहते हैं सूफा। अब ये 3 भाई सीधे प्रॉपर्टी डीलर पे जाएंगे और ये अपने सूफा की डिमांड करेंगे। आस पड़ोसियों से कहेंगे कि भाई ये घर जो बी का है ये तो हमारा भाई है, तो पहला हक तो हमारा ही बनता है इस पे। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बोले प्रॉपर्टी डीलर ने कितने पैसे में तय किया, इतने में किया, उतने पैसे इन्होंने भाइयों ने दिए, वो एग्रीकल्चर लैंड या वो मकान ले लिया। दैट कॉल्ड सूफा। कि ये अच्छी बात है कि कोई और पड़ोसी आके इसके बीच में नहीं बसेगा। कौन बसेगा? ये खुद ही बसेगा। हाँ, अगर ये कह देगा कि हाँ भाई किसी को बेच ले, मेरा कब्जा नहीं है, मैं नहीं ले पाऊंगा, तब अलग बात है, कोई भी खरीद ले। ठीक, फिलहाल इनिशियली जो हक है या इनिशियली जो उसका अधिकार बनता है, राइट बनता है, वो ए, सी और डी का ही बनता है और किसी का नहीं बनता। अच्छा, इसमें एक दिक्कत ये है कि यहाँ जो बेटियां हैं, गर्ल्स हैं, उन्हें बेटे के बराबर हिस्सा नहीं दिया जाता। एक ये प्रॉब्लम है सक्सेशन में कि बेटे को मिलेगा 2/3 और बेटी को मिलेगा 1/3, 1/3 हिस्सा, यानी कि बेटे को डबल हिस्सा मिलेगा, सब बेटी को एक हिस्सा मिलेगा। ठीक, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने बेटे को मिलेगी प्रॉपर्टी उतनी बेटी को मिलेगी। तो एक सुधार हमें यहाँ करने की इसमें जरूरत है कि हमें एक ये सुधार करना चाहिए कि भाई ये भी गलत हो रहा है। तो अभी तक जो मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़ाया आपको, उसकी कितनी प्रॉब्लम्स बताई, तो उसकी मेन प्रॉब्लम्स हैं 4 जिनमें सुधार करना चाहिए, सरकार को सुधार करना चाहिए। पहला हलाला, दूसरा पॉलीगेमी, तीसरा सक्सेशन, चौथा ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत। कितनी प्रॉब्लम है? 4 प्रॉब्लम है। पहली
क्या है भाई? पहली है निकाह हलाला। निकाह हलाला। दूसरी है पॉलीगैमी। तीसरी है प्रॉपर्टी में हिस्सा, बेटी को कम। और चौथी है, क्या है भी चौथी? एलिमोनी। चौथी है एलिमोनी, मतलब कोई गुजारा भत्ता नहीं है। ये चार चीजों को अगर ठीक कर लिया जाए तो आपको क्या लगता है कि यूसीसी नहीं लाया जा सकता? लाया जा सकता है। चार चीजों को सही कर लिया जाए, और चार चीजों के सही करने से अगर कोई सोसाइटी ठीक हो जाती है तो उसमें बुराई क्या है? इसमें अगर कोई सोसाइटी ठीक हो जाती है तो उसमें बुराई क्या है? कानून बन जाए उसके लिए, ठीक। तो अब आज हम यहीं रहने देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किस किस के, फीमेल के कैसे कैसे हैं। और फिर उसके बाद, नहीं इसके बाद पहले हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बाद में देखेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट, फिर क्रिश्चियन वाला देखेंगे, और फिर बौद्धिस्ट वाला, और फिर ट्राइब्स वाला एंड हो जाएगा अभी 2-3 दिन में, ये हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।